हेलो बच्चों, वेलकम टू वोकैब शाला। आज है 11th क्लास वोकैब शाला की, जैसा आप थंबनेल पर देख चुके हैं। अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। हम यहाँ पे ब्लैक बुक के साथ साथ में 2 बुक्स और कवर करते हैं, मतलब आपको बहुत होलसम यहाँ पे लेक्चर्स मिलते हैं। तो आज 11वीं क्लास है, 10 क्लास पहले आ चुकी हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वो क्लासेस भी कंसिडर करिए, देखिए, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल से पढ़ाऊँगी बच्चों। आप पूरा देखिए और फिर मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए वर्ड क्या है, कैशे। कैशे ना छिपा हुआ भंडार, जो गुप्त स्थान पर रखा हुआ सामान है। कोई चीज़ जो वैल्यूएबल होगी ना वो रखी होगी, या तो इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, गुड्स भी हो सकते हैं और कोई जानकारी भी हो सकती है। तो सिनोनिम्स क्या है, एक तो हो गया होर्ड, होर्ड, एक हो गया होर्ड, एक है स्टॉक पाइल, स्टॉक पाइल, स्टॉक पाइल, एक है रिजर्व, एक है रेपोजिटरी। देखो एक एक करके पढ़ते हैं इनको, क्या है ये। होर्ड होता है गुप्त रूप से जमा किया गया भंडार, ठीक है जी। होर्ड करना एक्चुअली वर्ब की तरह ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि यहाँ पे भी देख लो, द थीफ केप्ट अ होर्ड ऑफ स्टोलन ज्वेलरी। पर खैर यहाँ पे तो नाउन हो गया, पर हाँ चीज़ें होर्ड की भी जाती हैं, यानी वर्ब की तरह इस्तेमाल हो गया। होर्ड ऑफ ज्वेलरी बोल दिया तो मतलब एक पाइल है, ढेर है ज्वेलरी का, ठीक है। अच्छा, स्टॉक पाइल, स्टॉक पाइल हो गया बहुत सारा ढेर, संग्रहित वस्तुओं का ढेर, लार्ज अक्यूमुलेटेड सप्लाई। स्टॉक पाइल जैसे कि पता भी चल रहा है, पाइल क्या होता है, ढेर होता है। स्टॉक क्या होता है, जमा करके रखा हुआ, ठीक है जी। कैसे यूज़ होता है, द विलेजर्स बिल्ट अ स्टॉक पाइल ऑफ ग्रेन बिफोर स्टॉर्म। तूफान आने से पहले विलेजर्स ने ग्रेन्स का, अनाज का स्टॉक पाइल रख लिया, ठीक है। अब रिजर्व क्या है, रिजर्व ऐसी चीज़ है जो आपने फ्यूचर यूज़ के लिए रखी है, आपने जानबूझ के रखी हुई है ताकि मुसीबत में वो काम आ जाए। देखो कैसे इस्तेमाल किया है, आर्मी मेंटेन रिजर्व ऑफ फूड एंड एम्यूनिशन। आर्मी को क्या चाहिए, वो ऐसे अनरीचेबल जगह पर भी रहते हैं ना, जैसे सियाचिन ग्लेशियर की बात कर लेते हैं, वहाँ पे खाना रोज़ रोज़ नहीं पहुँच सकता है ना। एम्यूनिशन यानी हथियार रोज़ रोज़ नहीं पहुँच सकते हैं, तो उनको रिजर्व रखना ही पड़ता है ना, एक्स्ट्रा वहाँ पे रखना ही पड़ता है। अच्छा, रिपोजिटरी क्या है, रिपोजिटरी भंडार स्थल है, ऐसी जगह जहाँ पर चीज़ें स्टोर की जाती हैं। अब ये एग्जैक्ट नहीं है कैशे का, लेकिन हाँ किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। यूज़ देख लो, द म्यूजियम स्टोर्ड एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अ सिक्योर रेपोजिटरी। म्यूजियम ने पुराने लेख, दस्तावेज एक सिक्योर, सुरक्षित जगह पर रखी हैं, रेपोजिटरी में रखी हैं। चलिए हम बात कर रहे थे कैशे की, जैसे कि यहाँ पे देखो कैशे मैंने बताया नहीं। पुलिस डिस्कवर्ड अ कैशे ऑफ वेपन्स इन ओल्ड वेयर हाउस। पुलिस को क्या मिला, एक पुराना गोदाम था जहाँ पर कि उन्हें हथियारों का कैशे मिला, जैसे यहाँ पे आप फूड कैशे भी देख रहे हो, है ना। चलो अगला वर्ड देख लेते हैं, बड़ा ही अच्छा वर्ड है कडेवरस। कडेवरस होता है बहुत ही पतला, इतना पतला कि लग रहा है कि मरने ही वाला है, कंकाल जैसा दुबला पतला। तो इसके लिए क्या क्या वर्ड्स हैं देखते हैं। एक है इमैशिएटेड। इमैशिएटेड इतना पतला है कि वो इतना बीमार हो चुका है, बहुत पतला दिख रहा है, ठीक है। एक है गॉन्ट। गॉन्ट, गॉन्ट भी बहुत भूख और चिंता से बिल्कुल मरने वाला हो रहा है जो, ठीक है, वो है गॉन्ट। अच्छा, यहाँ पे हगार्ड वर्ड यूज़ किया है। हगार्ड क्या होता है, जो बहुत थका हुआ, एग्जॉस्टेड सा है और अब ऐसा लग रहा है कि इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए बिल्कुल ये बीमार हो चुका है, अनवेल है, तो वो हगार्ड होता है। अच्छा, पेलिड देखिए, पेलिड पॉलिड भी पढ़ सकते हैं शायद इसको, तो ये वो है जो पेल हो चुका है, मतलब वो पीला पड़ गया है, अब वो निर्जीव नज़र आता है, तो वो पेलिड है। पेल से पेलिड याद रख लो, ठीक है। और स्केलेटन लाइक यानी कंकाल के जैसा, ठीक है। तो हमने कडेवरस, इमैशिएटेड, गॉन्ट, पैलिड, हगार्ड और स्केलेटन लाइक, ये देखें स्केलेटन लाइक तो नाम से ही पता चलता है। चलो एग्जाम्पल देखिए, द प्रिजनर लुक्ड कडेवरस आफ्टर मंथ्स ऑफ स्टारवेशन। बहुत दिन तक भूखा रहने के बाद में जो कैदी था वह कडेवरस नज़र आ रहा था, कंकाल जैसा दुबला नज़र आ रहा था। द इमैशिएटेड डॉग वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम द स्ट्रीट। एक बिल्कुल मरने वाला हो रहा था एक कुत्ता, उसको स्ट्रीट से बचाया गया। हिज गॉन्ट फेस रिफ्लेक्टेड ईयर्स ऑफ हार्डशिप। उनका ना फेस अब गॉन्ट पड़ चुका था, मतलब थका हुआ था। हगार्ड है ना, हगार्ड क्या है, थका हुआ है, तो गॉन्ट और हगार्ड तो काफ़ी हद तक सिमिलर हो गए। उनके फेस से लग रहा था कि वो सालों से मेहनत कर रहे हैं। शी अपीयर्ड हगार्ड आफ्टर वर्किंग फॉर डेज विदाउट रेस्ट। वो हगार्ड नज़र आ रही थी क्योंकि वो बहुत दिनों से काम कर रही हैं। द पेशेंट्स पॉलिड स्किन वरिड द डॉक्टर्स। जो पेशेंट है उनकी स्किन पेल हो गई थी, पीली हो गई थी, और अब डॉक्टर्स भी डर रहे थे। चलिए केडेंस। केडेंस कुछ ऐसा है कि बहुत ही रिदमिक फ्लो में साउंड, वर्ड्स इस तरह साउंड करते हैं कि बहुत ही
फ्लो ही है। हाँ, तो रिदम वर्ड है, टेम्पो है, फिर बीट है और फ्लो है। ये 4 शब्द हैं। किस तरह है देखिए, अ रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड और मूवमेंट। ठीक है जी, वो रिदम है, आप जानते ही हैं, ध्वनि या गति का नियमित दोहराव। लय। टेम्पो क्या है, द स्पीड और पीस ऑफ म्यूजिक और एक्टिविटी। टेम्पो वर्ड आपने नॉर्मली सुना होगा। टेम्पो जो होता है ना, वो स्पीड के लिए इस्तेमाल होता है। किसकी स्पीड? म्यूजिक हो सकता है या कोई एक्टिविटी हो सकती है। हाँ, अगर आप किसी काम में लगे हैं तो आपका भी एक टेम्पो हो सकता है ना, यानी एक पेस या स्पीड हो सकती है। बीट क्या है, अ रेगुलर यूनिट ऑफ साउंड इन म्यूजिक, द बेसिक पल्स। ठीक है जी। फ्लो क्या है, अ स्मूथ एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट और प्रोग्रेस। ठीक है जी, निरंतर भाव के लिए फ्लो है। तो हमने केडेंस देखा, केडेंस ताल, लय, सुरों का उतार चढ़ाव, इसके लिए है रिदम, टेम्पो, बीट, फ्लो। वैसे तो ये सारे ही शब्द बहुत अच्छे भी नहीं हैं। देखो, द स्पीकर्स केडेंस केप्ट द ऑडियंस एंगेज थ्रू आउट। स्पीकर का जो केडेंस था, जिस लय से वो बात कर रहे थे ना, उससे सारे ऑडियंस चुपचाप से उन्हीं की बात सुन रहे थे। द ड्रमर मेंटेन्ड अ स्टडी रिदम ड्यूरिंग द परेड। एक्चुअली रिदम इज द बेस्ट वन फॉर केडेंस। ओके, द टेम्पो ऑफ द सॉन्ग ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। गाने का जो टेम्पो था वो धीरे धीरे बढ़ा, मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई। द बीट ऑफ द म्यूजिक मेड एवरीवन डांस। द फ्लो ऑफ हर वर्ड्स वॉज बोथ स्मूथिंग एंड एलिगेंट। चलिए, ईजी था ये। कैडी देख लेते हैं। कैडी ना एक छोटे से एक किसी डब्बे की बात हो रही है। वस्तु रखने का एक छोटा पात्र, अ स्मॉल कंटेनर होल्डर फॉर स्ट्रॉन्ग आइटम्स लाइक टी और टूल। एक और मतलब है इसका कि वह व्यक्ति जो गोल्फ क्लब्स उठाता है ना, जो गोल्फ प्लेयर का सहायक होता है, वह व्यक्ति भी कैडी कहलाता है। ठीक है, 2 मतलब होगा, एक तो छोटा डब्बा और एक वह व्यक्ति जो गोल्फ क्लब्स उठाता है। ठीक है जी। देखते हैं, कंटेनर हो गया डब्बे के लिए, ओके, होल्डर हो गया वो भी डब्बे के लिए, बॉक्स हो गया और कैरियर हो गया। चारों ही आसान से शब्द हैं, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कंटेनर क्या है, जिसमें आप सामान रखते हैं। होल्डर क्या है, जिसमें आप किसी चीज़ को संभाल करके रखते हैं, होल्ड करते हैं। बॉक्स क्या है, बॉक्स भी एक कंटेनर। और कैरियर क्या है, कैरियर हाँ यहाँ पे ना डाल दिया है इसके लिए, गोल्फ के खिलाड़ी के सहायक के लिए, अ पर्सन और थिंग दैट कैरीज और ट्रांसपोर्ट, उसके लिए कैरियर डाल दिया। बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। बाकी के 3 तो ओके हैं। ठीक है, शी केप्ट शुगर एंड टीज इन अ सिल्वर कैडी। टी लीव्स को और चीनी पत्ती के लिए बोला गया है, उसने एक चांदी के कैडी में रखा हुआ था। ठीक है, एक डब्बे में रखा हुआ था। कुकीज़ वर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। ही प्लेस्ड पेन in a wooden holder. The jewels were locked inside a box. The golf player's carrier handed him the right club. देखिए, ये तो ज़बरदस्ती बनाया गया है एक्चुअली। यहाँ पे कैडी ही लिख देते तो चलता, पर हाँ, आप दिमाग में रखो ना, इससे याद भी होती हैं चीज़ें। चलिए, अगली स्लाइड पर चलते हैं। कैगीनेस, कॉशियसनेस और शूडनेस इन स्पीच और एक्शन, मतलब सावधानी और चतुराई। सोच समझकर बोलकर कोई काम किया गया है, उसको आप कैगीनेस कहते हैं। तो इसके तो बहुत अच्छे होने चाहिए शब्द, है ना। देखो, एक है वेरीनेस। वेरीनेस क्या है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग केयरफुल टू अवॉइड डेंजर और ट्रबल, कि आप सावधानी से कुछ बातें कर रहे हैं ताकि कोई खतरा ना हो। ठीक है जी, बहुत सावधानी से कुछ कर रहे हैं चीज़ें। श्रूइडनेस क्या है, श्रूइडनेस होता है कि बहुत शार्प जजमेंट है आपका, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, हिंदी में बताऊँ तो चतुराई, वो है श्रूइडनेस। फिर कॉशन है। कॉशन क्या होता है, सावधानी, सावधानी से और जोखिम और गलती से बचने के लिए ध्यान से किया गया है। तो आपको ये भी बोला जाता है बी कॉशियस। कॉशियस होता है आप अपने दिमाग को सतर्क रखें, हैं, बी कॉशियस। प्रूडेंस क्या है, प्रूडेंस बुद्धिमत्ता। ठीक है जी, बुद्धिमत्ता या फिर दूरदर्शिता, जो भी कह लो, वाइस इन प्रैक्टिस और जजमेंट। चलिए देखते हैं, हिज कैगीनेस ड्यूरिंग द इंटरव्यू केप्ट एवरीवन गेसिंग। ठीक है जी, उनका जो कैगीनेस था ना इंटरव्यू के दौरान, तो इंटरव्यूअर्स भी सोच रहे थे कि बंदा कितना मतलब समझदार है। द स्पाई शोड ग्रेट व्योरीनेस वाइल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। स्पाई जो था वह इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए ना बहुत सावधानी से बातें कर रहा था, ताकि वो भी फंस ना जाए और एक्स्ट्रा भी ना बता दे, कम भी ना बताए। हर श्रूइडनेस हेल्प्ड हर विन द नेगोशिएशन। उनकी चतुराई, जिस तरह से वो समझदारी से चीज़ों को लेती है ना, उससे नेगोशिएशन, जो बातचीत चल रही है, उसमें वो जीत पाई। द इन्वेस्टर एक्टेड विद कॉशन इन वॉलेटाइल मार्केट। भाई, जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको तो ध्यान ही रखना पड़ेगा ना, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। वॉलेटाइल क्या होता है, रिएक्टिविटी, कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ भी हो सकता है ना। द प्रूडेंस इज नेसेसरी व्हेन मेकिंग लॉन्ग टर्म डिसीजन। कोई दूर के डिसीजंस आप लेते हैं तो दूरदर्शिता होनी चाहिए ना, प्रूडेंस इंपॉर्टेंट है, बुद्धिमत्ता इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला शब्द देखो, केजोल। केजोल क्या होता है, चापलूसी। टू परस्यूएट समवन जेंटली बाय फ्लैटरी, मतलब उसकी तारीफें करके
और प्रोमिसेस, झूठे वादे करके। इसके लिए शब्द है कोएक्स, परस्यूएड, वीडल एंड एंटाइस। सारे अच्छे वर्ड है। कोएक्स क्या होता है देखो, टू जेंटली परसुएड समथिंग, समवन टू डू समथिंग, किसी को प्यार से मनाना या राज़ी करना, वो कोएक्स होता है। परसुएड क्या है, टू कन्विंस समवन टू बिलीव और डू समथिंग, किसी को समझा कर मनाना। कभी ये फोर्सफुल भी हो सकता है, परस्यूएड को और फोर्सफुल को याद रख लो। किसी को फोर्स कर रहे हैं आप, कभी प्यार से भी हो सकता है, मना लिया बहला फुसला के, और कभी परस्यूएड करना मतलब थोड़ा सा फोर्सफुली भी हो सकता है। वीडल क्या होता है, टू इन्फ्लुएंस समवन बाय फ्लैटरी और स्वीट टॉक, मीठी मीठी बातें करके फंसा लेना, वीडल वीडल। ओके। एंटाइस क्या है, एंटाइस तो होता है लुभाना, हाँ, किसी और को टेम्पटेशन देना, आकर्षित करना अपने और कुछ भी करवाने के लिए, तो वो एंटाइस हो गया। चलो, शी ट्राइड टू केजोल हर ब्रदर इनटू लेंडिंग हर हिज कार, गाड़ी चाहिए उन्हें भैया की, तो वो भैया को क्या कर रही है, मक्खन लगा रही हैं, केजोल कर रही हैं, ठीक है। द चाइल्ड कोएक्स्ड हिज मदर इनटू बाइंग हिम टॉयज़, बच्चे ने क्या किया है, बच्चे ने अपनी मम्मी को मनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा उनको परस्यूएड किया है, लेकिन प्यार से कर रहे हैं, जेंटली कर रहे हैं, है ना। ही परस्यूएडेड हिज फ्रेंड टू जॉइन द जिम विद हिम, वो अपने दोस्त को समझा रहे हैं कि भाई जिम चलते हैं, ये तो सारे ही लड़के करते हैं ना। द सेल्समैन व्हीडल्ड द कस्टमर इनटू मेकिंग परचेज, सेल्समैन ने जो कस्टमर है उसको क्या मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करी है। द अरोमा ऑफ फूड एंटाइज्ड एवरीवन इन द डाइनिंग टेबल टू द डाइनिंग टेबल, देखिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया और उसका अरोमा यानी खुशबू जो है उसने सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, एंटाइज कर लिया। चलिए अगला शब्द देख लेते हैं, कैलामिटी। कैलामिटी आप सभी जानते हैं, बड़ी विपत्ति या दुखद घटना, उसको आप कैलामिटी कहते हैं। ग्रेट मिसफॉर्चून और डिजास्टर कॉजिंग सीवियर लॉसेज और सफरिंग, इसके लिए वर्ड्स हैं कैटास्ट्रफी, डिजास्टर, ट्रेजिडी या मिसफॉर्चून। देखिए कैटास्ट्रफी क्या है, बहुत ही भयानक कोई डैमेज हो गया है। अ सडन वाइड स्प्रेड डिजास्टर कॉजिंग ग्रेट डैमेज, भयानक आपदा, आपदा आप कह सकते हो। कैटास्ट्रफी है आपदा, डिजास्टर क्या है, वो भी आपदा है, कोई विनाशकारी घटना है। ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजेडी भी दुखद घटना है, त्रासदी है, अ वेरी सैड और ड्रेडफुल इवेंट। और मिसफॉर्चून क्या है, बैड लक, दुर्भाग्य, कुछ बहुत बुरा हो गया है तो वो मिसफॉर्चून है। चलिए, द अर्थक्वेक वॉज अ नेशनल कैलामिटी दैट लेफ्ट थाउजेंड्स होमलेस, ईजी है ना। भूकंप से क्या हुआ, बहुत सारे लोग बेघर हो गए, वो एक नेशनल कैलामिटी है, पूरे देश पर एक विपत्ति है। द फ्लड टर्न आउट टू बी वर्स्ट कैटास्ट्रफी इन डेकेड्स, जो बाढ़ है ना वो बहुत ही वर्स्ट मतलब बहुत बुरी, सबसे बुरी कैटास्ट्रफी साबित हुई है। दशकों में ऐसा हुआ है। द प्लेन क्रैश वॉज अ ग्लोबल डिजास्टर, प्लेन क्रैश जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक डिजास्टर था। लूजिंग हिज फैमिली इन द वॉर वॉज ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी ऑफ हिज लाइफ, सबसे बड़ी त्रासदी थी उनकी ज़िंदगी की। फाइनेंशियल मिसफॉर्चून फोर्स्ड द फैमिली टू सेल द होम, फाइनेंशियल मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य रहा कि उनको फाइनेंशियल लॉसेस हो गए और अब उन्हें अपना घर बेचना पड़ रहा है। चलिए अगले शब्द पे आ जाते हैं, कार्डिनल। कार्डिनल क्या होता है जी, बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट मूलभूत जो चीज़ है जिसके बिना काम ना चले वो कार्डिनल है। तो इसके लिए वर्ड्स है असेंशियल, फंडामेंटल और प्राइमरी और वाइटल। ठीक है जी, एक एक करके देखते हैं। असेंशियल हो गया अनिवार्य, बेहद महत्वपूर्ण, उसके बिना नहीं चलेगा। फंडामेंटल क्या हो गया, मूलभूत, आधार या मुख्य तत्व, फॉर्मिंग अ नेसेसरी बेस और कोर बेसिक, कोर बेसिक, वो गया फंडामेंटल। प्राइमरी क्या है, ऑफ चीफ इंपॉर्टेंस इन फर्स्ट इन ऑर्डर और रैंक, प्राथमिक, उससे पहले कोई नहीं है, प्राइमरी। वाइटल क्या है, भाई जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाइटल हो गया। चलो, ऑनेस्टी इज कार्डिनल वर्च्यू इन एवरी रिलीजन, हर एक धर्म की बात करें तो वहाँ पर ऑनेस्टी सबसे इम्पॉर्टेंट वर्च्यू है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए, कार्डिनल वर्च्यू। द रिपोर्ट हाईलाइटेड सम असेंशियल फैक्ट अबाउट पोल्यूशन, रिपोर्ट ने कुछ असेंशियल फैक्ट्स बताए प्रदूषण के बारे में। ठीक है जी। फिर देखो, एजुकेशन प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन शेपिंग द सोसाइटी, शिक्षा ही तो प्ले करती है सबसे मूलभूत रूप, सबसे मुख्य तत्व क्या है, शिक्षा ही तो है, फंडामेंटल। ठीक है जी। सेफ्टी इज़ द प्राइमरी कंसर्न ऑफ इन दिस फैक्ट्री, सेफ्टी सबसे पहले आती है, सबसे पहले आती है, वो कार्डिनल कंसर्न है। मेंटेनिंग गुड हेल्थ इज़ वाइटल फॉर हैप्पी लाइफ, सबसे अच्छी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जीवन के लिए सबसे उपयोगी बात क्या है, हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है जी। आगे आ जाओ, वर्ड है कैलिबर। कैलिबर है योग्यता, क्षमता, या एक और मतलब है इसका बंदूक की नली। ठीक है जी। क्या है, द डायमीटर ऑफ गन बैरल, उसका जो रेडियस है ना, जो डायमीटर है उसकी बात हो रही है, गन बैरल का, उसको भी अब कैलिबर बोलते हैं। ठीक है जी। इसके लिए वर्ड देखो, एक तो क्वालिटी,
एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, उसके लिए एबिलिटी सिंपल हो गया, एक कैपेसिटी हो गया, ठीक है जी, एक टैलेंट हो गया, और एक क्या हो गया, कंपीटेंस। कंपीटेंस इस वाले वर्ड के लिए कुछ भी नहीं है। ये आपको पता है कहाँ काम आएगा? बंदूक की नली का व्यास। अगर आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में टकर जाए और ये आंसर दिया हो, गन बैरल का डायमीटर, तो कैलिबर काम आएगा, ठीक है। चलो एक एक करके देखें। एबिलिटी तो आप जानते हैं ना, योग्यता। कैपेसिटी क्या है? क्षमता, आप इतने केपेबल हैं, ठीक है, वो आपकी कैपेसिटी होती है। उसके आगे आपसे काम नहीं हो रहा, अब आपकी कैपेसिटी फुल हो गई, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। टैलेंट क्या है? आपकी एक नेचुरल कौशल होती है, प्रतिभा होती है, वो टैलेंट है जी। एक नेचुरल स्किल सेट के साथ आप पैदा होते हैं और बाकी स्किल सेट आप बनाते हैं, है ना। कंपीटेंस क्या है? कुशलता। कुशलता, आपने मेहनत करके कुछ नया सीख लिया है, अब आप और कुशल हो गए, आप कौशल आ गया आपके अंदर, तो वो कुशलता हुई। बी कैलिबर से आप रिप्लेस कर सकते हैं। कंपनी नीड्स एम्प्लॉय ऑफ हाई कैलिबर टू सक्सीड। कंपनी में सारे लोग ना हाई कैलिबर वाले होंगे ना, तो कंपनी अपने आप ग्रो करेगी। हिज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इम्प्रेस्ड एवरीवन। सवाल सॉल्व कर पाने की योग्यता है उनके अंदर, सभी हैरान हो गए। द एथलीट शोड ग्रेट कैपेसिटी फॉर इंड्योरेंस। एथलीट कौन है? जो एथलेटिक गेम्स के प्लेयर हैं उनको एथलीट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई रनर ही है, वो भी एथलीट होगा, तो उनमें बहुत कैपेसिटी है। उन्होंने कैसे दिखाया? ग्रेट इंड्योरेंस थी। इंड्योरेंस मतलब वो पेन को झेल पा रहे थे, वो इंड्योर कर पा रहे थे और दौड़ रहे थे अपनी दौड़ में, ठीक है, वो हो गए कैपेसिटी हो गया ये। द सिंगर्स नेचुरल टैलेंट अमेज द ऑडियंस। सिंगर जो है उसके अंदर एक नेचुरली टैलेंट था, जैसे लता मंगेशकर थी, सोनू निगम है, अरिजीत सिंह है, वो नेचुरली ही टैलेंटेड हैं, तो ऑडियंस बहुत अमेज हो जाती है। हर कंपीटेंस मेड हर अ वैल्यूएबल टीम मेंबर। उनके अंदर जो कंपीटेंस है ना, जो कुशलता है उनकी, उससे वो टीम की बहुत ही वैल्यूएबल मेंबर बन जाती हैं, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं। कैलीग्राफर। कैलीग्राफर ज़बरदस्ती चिपकाया गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। एक हो गया स्क्राइब। स्क्राइब आप जानते हैं ना, कोई लेखक होता है, और पेनमैन, दो ही है, तो कुशल लेखक। देखिए पहले तो कैलीग्राफर आप जानते हैं ना, सुलेखक, जो सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में ऐसे लेख लिखता है। स्क्राइब कौन होता है? जो केवल लेखक है। जो कौन सा लेखक है? जो लिखता है, ठीक है, दस्तावेज लिख सकता है। जैसे आप जो विजुअली हैंडीकैप लोग होते हैं या फिर कोई समस्या होती है जिनके साथ, उन्हें एग्जाम में भी स्क्राइब प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो उनके बिहाफ पे लिख पाएँ। अच्छा, पेनमैन कौन है? पेनमैन वह व्यक्ति है जो बहुत ही नीटली और एलिगेंटली लिख सकता है। तो कैलीग्राफर के लिए अच्छा वर्ड तो पेनमैन ही है सिर्फ, ठीक है जी। चलिए इसके एग्जाम्पल नहीं देखते हैं। कैरियाकेचर। कैरियाकेचर क्या होता है? व्यंग चित्र। इस तरह की कुछ ड्राइंग बनी होती है, ये वाली जैसी है ना, तो उससे आप कुछ डिपिक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे आप ना वो NDTV पे आता था, NDTV न्यूज़ वाला जो चैनल है, उस पर गुस्ताखी माफ़ नाम का एक सेक्शन आता था, और वहाँ पे सभी मोदी, राहुल गांधी और इन सभी लोगों के ना कैरियाकेचर बने होते हैं और वो एक्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो वो जो चीज़ है ना, वो प्ले और वो व्यंग करने के लिए जो बातें की गई हैं, उसको आप सटायर बोल सकते हो। हाँ, सटायर बोल सकते हो, हंसी या कटाक्ष के माध्यम से आलोचना। और वो सिर्फ ऐसे नहीं है, वो तो कार्टून है तो सटायर हो गया। आप कभी भी जो है ना वो सटायर प्ले करते हैं, कभी बातों बातों में आपको सोसाइटी की रियलिटी बता देते हैं, वो भी सटायर होता है। एक हो गया पैरोडी। पैरोडी होता है हास्यपूर्ण अनुकरण, मतलब ह्यूमरस और एग्जैचरेटेड इमिटेशन ऑफ समथिंग। मजाक मजाक में बढ़ा चढ़ा करके किसी की इमिटेशन कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो पैरोडी हो गया। कार्टून ज़्यादा अच्छा है, कैरियाकेचर के लिए कार्टून ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कार्टून ही तो है, ठीक है। मॉकरी क्या है? मॉकरी हो गया किसी का उपहास करना, ठीक है जी। तो सारे बहुत अच्छे नहीं हैं ये वर्ड। आप कार्टून उठा लो, यहाँ से सटायर उठा लो, बाकी सबके मीनिंग दिमाग में रखो, अगर आ जाए आपके सामने तो आप यूज़ कर सकते हो। देखिए, मैगजीन पब्लिश्ड अ फनी कैरियाकेचर ऑफ द पॉलिटिशियन, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। हिज पैरोडी ऑफ एक्टर मेड एवरीवन लाफ। क्या बोल रहे हैं? एक्टर की जो उन्होंने मिमिक्री करी है, पैरोडी यानी मिमिक्री की है, नकली रूपांतरण किया है, उसे सभी हंसने लगे। द कार्टून मॉक्ड द गवर्नमेंट्स डिसीजन। कार्टून ने जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उसे मॉक किया है इस तरीके से। ये एक्चुअली कैरियाकेचर के लिए अच्छा है। द प्ले वॉज अ सटायर ऑन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है जी। द मॉकरी, देयर मॉकरी ऑफ द बॉस क्रॉस द लाइन। चलिए, ये सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। कॉलस क्या है? कॉलस है निर्दयी, कठोर, दूसरों की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील, हार्टलेस, दिल ही नहीं है इनके पास, तो इनसेंसिटिव, निर्दयी, ठीक है जी, भावनाओं के प्रति असंवेदनशील, अनफीलिंग और रूथलेस। रूथलेस से आपको कुछ क्लिक हुआ? रूथलेस से हमने वर्ड्स देखे हैं बारबेरियन, बारबेरिक, बारबेरियन, सॉरी, बारबेरियन वाला सेक्शन था ना, वहाँ हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे थे। तो वो वाली स्लाइड जो है ना, या वो जो नोट्स हैं उनको खोल के देख लो। रूथलेस वहाँ पे आया था और कॉलेस, उसी स्लाइड में कॉलेस और डाल लो।
हार्टलेस, इनसेंसिटिव और अनफीलिंग, ये तो है ही, ठीक है। हिज कॉलेस रिमार्क हर्ट हर डीपली, ईजी है तो ओनली अ हार्टलेस पर्सन कुड इग्नोर द सफरिंग ऑफ द पुअर। ये भी सिंपल है। द बॉस वॉज इनसेंसिटिव टू हिज एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम, बॉस जो थे वो एम्प्लॉय की प्रॉब्लम के प्रति इनसेंसिटिव थी, सेंस ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, कठोर थे। हर अनफीलिंग एटीट्यूड शॉक्ड एवरीवन इन द मीटिंग, जो उनका एटीट्यूड था ना वो अनफीलिंग था, मतलब उनमें भावना ही नहीं थी, कोई सिंपैथी नहीं आ रही थी उन्हें, सभी शॉक हो गए। द डिक्टेटर वॉज रूथलेस, डिक्टेटर क्या है, रूथलेस है, ठीक है जी। तो ये वर्ड था कॉलिस, अपने आप में बहुत ही अच्छा वर्ड। चलो कैलो क्या है, कैलो एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसा बच्चा या कोई भी है जो नौसिखिया है, अभी सीख रहा है, इमेच्योर है, एक्सपीरियंस नहीं है उसे, ऐसा। तो सबसे पहले तो इसका होगा इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। चलो फिर है नाइव, फिर है इमेच्योर और फिर है ग्रीन, सारे वर्ड अच्छे हैं, ग्रीन बहुत अच्छा है। देखो इनएक्सपीरियंस तो सिंपल जिसको अनुभव नहीं है, ठीक है जी, अनुभवहीन है। नाइव कौन है, नाइव वो है जो नया नया आया है और साधारण भोला सा है, दीन दुनिया को उसे कुछ पता नहीं है। इमेच्योर भी वो है जो अभी मेच्योर नहीं हुआ है, अपरिपक्व है। ग्रीन कौन है, ग्रीन वो है जिसे नई उसने कोई जॉब शुरू करी है, वो भी मतलब हरा है, पक्का नहीं है एक्चुअली, हाँ कच्चा है, तो उस वो भी इन एक्सपीरियंस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। द कैलो यूथ मेड मैनी मिस्टेक्स इन हिज फर्स्ट जॉब, एक नया बच्चा आया है, कैलो इनएक्सपीरियंस्ड यूथ है, उसने बहुत मिस्टेक्स करी फर्स्ट जॉब में। एन इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर ऑफन स्ट्रगल्ड अंडर प्रेशर, एक प्लेयर है जिसको एक्सपीरियंस कम है तो वो प्रेशर में आकर के बहुत स्ट्रगल कर रहा है। नाइव स्टूडेंट बिलीव्ड एवरीथिंग ही वाज टोल्ड, एक नौसिखिया बच्चा, एक नया बच्चा है, उससे जो कहा जा रहा है वो मान रहा है। हिज इमेच्योर बिहेवियर एम्बेरस्ड हिज पेरेंट्स, उसका अपरिपक्व व्यवहार जो है उससे माता पिता बहुत एम्बेरस हो गए। अ ग्रीन रिक्रूट नीड्स ट्रेनिंग बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी, एक नए रिक्रूट हैं, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। चलिए अगला आ जाते हैं काम। काम तो आप जानते हो, शांत स्थिर, बिना किसी उत्तेजना या हलचल के, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बिल्कुल पीस है उनके मन में, क्वाइट है वो। तो एक है पीसफुल, बिल्कुल शांत, एक है ट्रैंक्विल, एक है सीरीन और कॉम्पोज्ड। पीसफुल क्या हो गया, शांत, बिल्कुल शांत, मन में शांति है। ट्रैंक्विल जो वर्ड है ना वो अपने आप में बहुत अच्छा है, काम एंड क्वाइट, शांतिपूर्ण बिना हलचल के, ट्रैंक्विल, इसको तो वैसे याद रख लो। फिर है सीरीन, सीरीन भी होता है काम, बिल्कुल संतुलित और काम, बिल्कुल बेफिक्र। जैसे सीरीन ना लेक के लिए इस्तेमाल हो जाता है, लेक यानी झील, झील में कोई लहरें नहीं आ रही हैं, है ना, बिल्कुल शांत पड़ी है तो उसको सीरीन लेक बोल देते हैं। कॉम्पोज्ड यानी काम एंड सेल्फ कंट्रोल्ड, कॉम्पोज्ड भी हो गया जो बिल्कुल शांत मन है, बिल्कुल हिलना डुलना कुछ नहीं है, मानसिक रूप से स्थिर हैं तो वो कॉम्पोज्ड होंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी रिमेन्ड काम इवन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, वे बिल्कुल शांत रहती हैं। द पीसफुल एनवायरनमेंट हेल्प्ड हिम टू मेडिटेट, शांति थी एनवायरनमेंट में तो वो मेडिटेट कर पाए। द लेक लुक्ड ट्रैंक्विल अंडर मूनलाइट, जो झील थी वह मूनलाइट में ट्रैंक्विल लग रही थी, बिल्कुल शांत लग रही थी, यहाँ पे सीरीन भी हो सकता था। हिज सीरीन एक्सप्रेशन शोड इज इनर स्ट्रेंथ, उनके फेस पे ना एकदम शांत भाव था, तो पता चल रहा था वो अंदर से कितने मजबूत हैं। डिस्पाइट द chaos ही स्टेड कॉम्पोज्ड एंड कॉन्फिडेंट, बहुत शोरगुल होने के बाद भी वह बिल्कुल शांत थे, संयमित थे और कॉन्फिडेंट थे। चलिए अगला शब्द देखते हैं, कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज क्या होता है, छलावरण। देखिए, द एक्ट ऑफ हाइडिंग और डिस्गाइजिंग समथिंग बाय ब्लेंडिंग इट विद द सराउंडिंग। देखिए आपने फौजियों के कपड़े देखे हैं, वो ऐसे ही क्यों होते हैं, वो जो कपड़े होते हैं वो ऐसे ही क्यों होते हैं, ये प्रिंट इस तरह का क्यों होता है, ताकि उनकी जो सराउंडिंग है, जो जंगल वगैरह जहाँ से वो निकल रहे हैं उससे वो मैच हो जाए और देखने में उन्हें मुश्किल हो, मतलब अगर दुश्मन उन्हें देखे तो वो ना दिखें। तो वो जो प्रिंट है या जो वो छलावरण उन्होंने धारण किया है वो है कैमोफ्लाज। ऐसा सिर्फ फौजी ही नहीं करते, ऐसा पहले तो जानवरों ने किया, जैसे गिरगिट है वो सराउंडिंग वाला रंग ले लेगा ताकि वो नज़र ना आए, है शिकार से बच जाए, तो कैमोफ्लाज उसे कहते हैं। तो इसको आप बोल सकते हैं डिस्गाइज। डिस्गाइज होता है अपनी पहचान को छुपाना, मतलब भेस बदलना, वो होता है डिस्गाइज। फिर है कंसीलमेंट। कंसील होता है एक्चुअली छुपाना, छुपा हुआ, तो कंसीलमेंट हुआ छुपाव, किसी चीज़ के पीछे छुप गए हैं आप, या फिर किसी क्रिया को छुपाने के लिए कुछ किया आपने। फिर मास्किंग, मास्क लगा लिया, ईजी है तो। फिर है कवर, कवर भी ईजी है। तो सारे शब्द हमने देख लिए। एक्चुअली ये बहुत ही बढ़िया शब्द नहीं है, आप इसको डिस्गाइज कर लो, कैमोफ्लाज के लिए कंसीलमेंट कर लो, मास्किंग, कवर, ये भी ठीक ठीक है।
द सोल्जर्स यूज्ड कैमोफ्लाज टू ब्लेंड विद द फॉरेस्ट, जो सोल्जर थे उन्होंने कैमोफ्लाज का इस्तेमाल किया ताकि फॉरेस्ट में वो बिल्कुल घुल जाएं। द स्पाई वोर अ डिस्गाइज टू एंटर द एनिमी बेस, उन्होंने डिस्गाइज यानी अपना भेस बदला और तब एनिमी बेस में गए। एनिमल स्किन प्रोवाइड नेचुरल कंसीलमेंट, जानवरों की जो स्किन होती है ना वो नेचुरली ही कंसील्ड होती है, मतलब छुपी हुई होती है, वो पीछे घुल जाती है पीछे के एनवायरमेंट में। द थीफ यूज मास्किंग टू हाइड हिज ट्रू आइडेंटिटी, द फॉग एक्टेड एज अ कवर फॉर अप्रोचिंग ट्रूप्स। ठीक है जी, फॉग यानी धुंध ने कवर का काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कार्नेज। कार्नेज क्या है? कार्नेज होता है नरसंहार। नरसंहार बहुत ज़्यादा मास किलिंग है, बहुत सारे लोगों की हत्या की गई है, उसे आप कार्नेज बोलते हैं। तो मैसेकर, मैसेकर एक वर्ड है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। स्लॉटर, स्लॉटर भी होता है बिल्कुल काट डालना, बड़ी संख्या में वध कर देना। ब्लडशेड, ब्लडशेड भी सही वर्ड है, हाँ, रक्तपात के लिए है ये। फिर है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ओके ओके है, वो विनाश के लिए शब्द है। चलिए मैसेकर तो आप जानते हो ना, हमने कितनी बार ही जलियांवाला बाग मैसेकर की बात कर ली है। सभी जानते हैं कि वो नरसंहार था, मैसेकर था। द वॉर रिजल्टेड इन मैसिव कार्नेज, वॉर में बहुत ज़्यादा संख्या में, मैसिव क्या होता है? विशाल, बहुत ज़्यादा संख्या में कार्नेज हुआ, नरसंहार हुआ। 1000 डाइड इन ब्रूटल स्लॉटर, हज़ारों की मृत्यु हुई स्लॉटर के दौरान। ठीक है जी, स्लॉटर एक्चुअली होता है काट डालना। द मूवी डिपिक्ट ब्लड शेड ऑफ द बैटल फील्ड, मूवीज़ में तो दिखाया ही जाता है ब्लड शेड। द नेचुरल डिजास्टर कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। चलिए ये तो अलग हो गया थोड़ा, आगे बढ़ते हैं। कैनी क्या है? कैनी है क्लेवर, श्रूड, मतलब चालाक या बुद्धिमान। तो आपने देख ही लिए हैं, अभी हमने एक थोड़ी देर पहले वर्ड देखा था कैगिनेस, कैगिनेस याद है ना? कैगिनेस क्या था? बुद्धिमत्ता। श्रूविडनेस, श्रूविडनेस भी एक वर्ड देखा फिर उसके साथ में। श्रूविड भी होता है बहुत चालाकी से किया हुआ, समझदारी से करता है जो वो व्यक्ति। सिनोनिम क्या हो गया? क्लेवर हो गया एक तो सिंपल, हाँ क्लेवर। फिर हो गया श्रूविड, श्रूविड हमने देख लिया है, जो सूझबूझ वाला व्यक्ति है वो श्रूविड होता है। ठीक है जी। एस्ट्यूट क्या है? एस्ट्यूट भी ना बहुत चालाक है, चालाक व्यक्ति है जो सही काम करता है, ऐसा नहीं बुरा है वो, कि सही परिस्थिति में सही आकलन करने वाला व्यक्ति है एस्ट्यूट। अच्छा, प्रूडेंट कौन है? जो दूर का देख सकता है। ठीक है जी, जो दूरदर्शी है और बहुत समझदार व्यक्ति है वो प्रूडेंट है, हमने प्रूडेंस देखा था कैगिनेस में। ठीक है जी। चलिए, द कैनी बिजनेसमैन मेड अ ह्यूज प्रॉफिट, कैनी बिजनेसमैन है, बहुत ही चालाक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और बहुत ह्यूज प्रॉफिट उन्होंने किया है। अ क्लेवर स्ट्रैटेजी हेल्प देम विन द गेम, चालाक स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी जीतने के लिए। शी गेव अ श्रूड आंसर दैट इम्प्रेस्ड द जूरी, उन्होंने एक सूझबूझ से एक उत्तर दिया, सभी इंप्रेस हो गए। द एस्ट्यूट पॉलिटिशियन अवॉइडेड आंसरिंग ट्रिकी क्वेश्चन, एक चालाक पॉलिटिशियन क्या करता है? ट्रिकी क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं देता। अ प्रूडेंट इन्वेस्टर ऑलवेज स्टडीज द मार्केट बिफोर बाइंग अ शेयर, शेयर खरीदने से पहले एक इन्वेस्टर हैं जो कि अच्छी समझ रखते हैं, तो वो क्या करेंगे? पहले तो स्टडी करेंगे मार्केट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके, चलिए अगला है कार्निवल। कार्निवल किसी उत्सव या मेले के लिए वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, ईजी है तो मेला या उत्सव, वो कार्निवल है। अच्छा, इसके लिए फेस्टिवल हो गया, फेयर हो गया, फेयर मेला होता है। सेलिब्रेशन कोई जश्न है वो, और परेड कह सकते हो, ये सारे ही शब्द ओके ओके हैं इसके लिए। द सिटी होस्ट अ ह्यूज कार्निवल एवरी विंटर, हर सर्दी में सिटी एक बहुत बड़ा कार्निवल आयोजित करती है। पीपल एन्जॉयड द कलरफुल फेस्टिवल विद म्यूजिक एंड डांस। ठीक है जी, फेस्टिवल हो गया यहाँ पे। द टाउन ऑर्गेनाइज्ड अ फेयर विद गेम एंड राइड्स, जो शहर है उसने एक मेला आयोजित किया। ठीक है, सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, सेलिब्रेशन जो है उसमें सारे जो सैलानी हैं वो आते हैं। आप यहाँ पे कुंभ मेले की बात कर रहे हैं एक तरह से। सेलिब्रेशन इज़ नॉट ऑलवेज अ मेला, लेकिन इस सेंटेंस में वो कार्निवल को रिप्लेस करता है। द परेड वॉज द हाईलाइट ऑफ द कार्निवल, परेड जो है वो है उत्सव की हाईलाइट थी। ठीक है जी। चलो अगला वर्ड देखेंगे, कनू। कनू, इसको बहुत बार कनू बोलते हैं, कैनू बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लो। कनू मैंने सुना है तो कनू आई यूज़। तो ये क्या होती है? एक छोटी सी नाव होती है जिसमें चप्पू होता है और उसको चलाया जाता है। ठीक है जी, इस तरह की एग्जैक्टली ये जो है ना ये कनू है। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या वर्ड हैं हमारे पास। एक तो हो गया बोट यानी नाव, एक है कायाक। कायाक जो है वो भी एक इसी तरह की नाव होती है, और टिपिकली ये ना आपने देखा होगा केरला में ना बोट की रेसेस होती हैं, डेफिनेटली कुछ पिक्चर्स तो देखी होंगी। तो वो जो बोट है ना वो कायाक कहलाती है। फिर है रोबोट। रोबोट सिंपल बोला गया है कि एक नाव जिसे रो करना पड़ता है, यानी जिसमें चप्पू चलाना पड़ता है। खप्पर वाली नाव, खप्पर से चलने वाली नाव, खप्पर इसी को बोला जाता है। ठीक है जी। एक है डिंगी। डिंगी क्या है?
एक छोटी इन्फ्लेटेबल बोट है जिसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्रिएट किया गया है। डिंगी यानी एक छोटी नाव अक्सर मज़े या परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाती है। चलो, दे पेडल द कनू अक्रॉस द काम लेक, उन्होंने कनू को पेडल किया, ठीक है। द फिशरमैन रिपेयर्ड हिज वुडन बोट, सिंपल है। ही लर्न टू रो अ कयाक ड्यूरिंग द वेकेशन, उन्होंने कयाक को रो करना, चप्पू चलाना सीखा है। द रो बोट ड्रिफ्टेड स्लोली विद द करंट, वह धीमे धीमे बहाव के साथ बह रही थी। द डिंगी वॉज यूज टू रेस्क्यू स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स, भटके हुए पैसेंजर्स को ढूंढने के लिए डिंगी का यूज़ किया गया। चलिए, फिर है कैनोपी। कैनोपी क्या है? एक तरह से छत है। जो आप ये देख रहे हो ना, पेड़ों ने छाँव कर दिया पूरे जंगल में ना, तो ये कैनोपी बना दी है इन्होंने, पौधों ने, पेड़ों ने कैनोपी बना दी है। इसके लिए वर्ड्स क्या हैं? एक तो हो गया कवरिंग, कवर कर देने वाली चीज़, शेल्टर यानी शरण, आश्रय, फिर है ऑनिंग। ऑनिंग, ऑनिंग हमने देखा हुआ है, एक तरह से ये ना छतरी टाइप्स कुछ होता है। घरों में भी आपने देखी होगी कि एक छतरी लगा देते हैं बालकनी के ऊपर, उसको ऑनिंग बोला जाता है। फिर है रूफ, सिंपल छत है, बहुत अच्छे नहीं है ये, पर चलो काम तो चल ही सकता है। कैनोपी क्या है? ऊपर से ढकने के लिए कुछ है, अ कवरिंग दैट प्रोवाइड्स शेल्टर और शेड। चलिए, द फॉरेस्ट कैनोपी ब्लॉक्ड मोस्ट ऑफ द सनलाइट, जैसे मैंने अभी बात करी, कैनोपी जो है ये फॉरेस्ट में बनती है, सनलाइट रुक जाती है इससे। दे सैट अंडर द कवरिंग टू एस्केप द रेन, सिंपल है ये तो। द रेफ्यूजीज टुक शेल्टर बीनीथ द ट्री, रेफ्यूजीज ने शेल्टर लिया, ये थोड़ा सा अलग तरीके का यूज़ हो गया इसमें। द शॉप इंस्टॉल्ड अ न्यू ऑनिंग अबव इट्स एंट्रेंस, शॉप में नई ऑनिंग लगाई गई, नई छतरी लगाई गई। द रूफ ऑफ लीफ गेव कूल शेड, पत्तों से बनी हुई रूफ ने अच्छी ठंडक प्रोवाइड की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटोनमेंट क्या होता है? कंटोनमेंट ना सैनिकों के रहने की जगह है, छावनी जिसको बोलते हो ना, वो कंटोनमेंट है। तो इसके लिए आप बैरक्स भी यूज़ करते हो वर्ड, कैंप भी यूज़ कर सकते हो, गैरिसन भी कर सकते हो, और स्टेशन, स्टेशन देखते हैं कैसे होता है यूज़। तो हमने 4 वर्ड देखे हैं। बैरक्स, बैरक्स वहाँ जहाँ पे सैनिकों के लिए आवासीय भवन बनाए गए हैं। कैंप क्या है? शिविर है, सिंपल है, शिविर है। अब वो आर्मी का भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। गैरिसन क्या है? गैरिसन एक चौकी है, अ बॉडी ऑफ ट्रूप्स स्टेशन एट स्पेसिफिक लोकेशन फॉर डिफेंस, सुरक्षा के लिए तैनात सैनिक। स्टेशन क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पर सैनिक, पर्सोनल या फिर बाकी के सामानों को असाइन की गई है ड्यूटी, इक्विपमेंट्स भी रखे गए हैं और सैनिक भी वहाँ पे स्टेशन किए गए हैं। ये इस्तेमाल इस तरह से हो सकता है, स्टेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है। चलिए, आर्मी वॉज मूव टू अ न्यू कंटोनमेंट नियर द बॉर्डर, आर्मी को नए कंटोनमेंट में भेजा क्या? बॉर्डर के पास। द सोल्जर्स स्टेड इन द बैरक्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, सोल्जर्स बैरक्स में रह रहे थे। अ टेम्प्रेरी कैंप वॉज सेटअप फॉर न्यू रिक्रूट्स, नए नए जो रिक्रूट आ रहे हैं ना उनके लिए एक कैंप सेटअप किया क्या? द गैरिसन वॉज वेल इक्विप्ड फॉर डिफेंस, गैरिसन जो है, जो फौजी चौकी है, उसको अच्छे से इक्विप किया गया, वहाँ पे सारे हथियार रखे गए हैं। द रेजिमेंट लेफ्ट द स्टेशन एट डॉन, रेजिमेंट जो है, जो भी टुकड़ी है सैनिकों की, वे सुबह सुबह में स्टेशन को छोड़कर निकल गई। चलिए, अगला शब्द है केपेबल। केपेबल होता है योग्य, तो इसके लिए आप कम्पिटेंट बोल सकते हैं, स्किल्ड बोल सकते हैं, एफिशिएंट बोल सकते हैं और टैलेंटेड बोल सकते हैं। एक वर्ड हमने देखा था कैलिबर, तो वहाँ से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ये। वहाँ पे भी हमने कैपेसिटी देखा था, एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें वर्ड हमने वहाँ देखे थे। चलो, तो कम्पिटेंट क्या हो गया? कोई ऐसा जो कंपटीशन में सर्वाइव कर सकता है, वो कम्पिटेंट हो जाता है, मतलब इतनी कुशलता है उसके अंदर। स्किल्ड क्या हो गया? निपुण, जिसको स्किल आती है। एफिशिएंट, एफिशिएंट जो अपने काम को सही तरीके से कर सकता है, मतलब कि कम समय देगा और अच्छा काम कर देगा, ज़्यादा काम कर देगा। टैलेंटेड तो है ही, प्रतिभाशाली। चलो, ये तो बहुत आसान से है ना, इसके एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, आपका मन है तो आप अपने आप पढ़ लीजिए। चलो, नेक्स्ट है कपैशियस। कपैशियस बड़ा अलग सा और अच्छा सा शब्द है। ये वो जगह है जो बहुत बड़ी है, जहाँ पर बहुत जगह है। जैसे कैसे यूज़ किया है? द कपैशियस हॉल कुड अकोमोडेट हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इस हॉल में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम से। तो ये कपैशियस है, इसकी कैपेसिटी अच्छी है, ऐसे याद रखो, इसकी कैपेसिटी अच्छी है, क्षमता अच्छी है, तो इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। ठीक है जी। इसके लिए वर्ड आप लेंगे स्पेशियस। स्पेशियस खुला खुला, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है, तो इसको आप रूमी भी बोलते हैं, तो रूमी भी डाल दिया यहाँ पे। रूमी वो हो गया जहाँ पे बहुत सारी जगह है। लार्ज बड़ा हो गया, और एम्पल काफ़ी। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी। देखो, द कैपेशियस हॉल हमने देख ही लिया है। होटल रूम्स वर स्पेशियस एंड ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, होटल के जो रूम थे वो स्पेशियस थे, जगह थी काफ़ी। दे मूव्ड इनटू रूमी अपार्टमेंट डाउनटाउन, वे डाउनटाउन शहर के एक का हिस्सा होता है डाउनटाउन, वहाँ पे एक रूमी अपार्टमेंट, बड़े से अपार्टमेंट में चले गए।
लार्ज कबर्ड स्टोर्ड देयर क्लोथ्स ईजिली, बड़ी कबर्ड अलमारी है जहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे हैं। चलो अगला है कैपिलरी। कैपिलरी जो होती है ना, वो आप ये जो नसें देख रहे हो ना, ये वाली, इन नसों के लिए बोलते हैं। जो नसें होती है ना हमारी बॉडी में, वो और पतली 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 होती जाती हैं, ब्रांचेस उनकी निकलती जाती हैं, ब्रांचेस और भी पतली। तो ये जो पतली वाली है ना, बिल्कुल छोटी छोटी वाली, उनको कैपिलरी बोलते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे कोई शब्द है नहीं इसके लिए, पर ज़बरदस्ती बनाया हुआ है तो पढ़ लेते हैं, कहीं टकर जाए तो कर देना। एक हो गया वेसल, वेसल। एक हो गया ट्यूबलेट, ट्यूब जैसा छोटी सी ट्यूब होती है ना, उसको ट्यूबलेट बोलते हैं। ठीक है। वेसल क्या हो गया? कंटेनर होता है वेसल एक्चुअली। ठीक है जी। या फिर ब्लड कैरिंग ट्यूब इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो नसें हैं ना, उनको भी वेसल्स बोलते हैं ना, वेसल्स बोलते हैं, तो वो भी वेसल हो गया। वीन्स क्या है? वीन्स भी आपके शरीर में जो नसें हैं उसके लिए वीन्स वर्ड है। हेयर लाइक, ये तो छोड़ ही दो, ठीक है, इसको तो छोड़ ही दो। चलो बढ़ते हैं आगे। कैपिलरी वेसल्स कनेक्टेड आर्टरीज एंड वेन्स, थोड़ा सा साइंटिफिक हो गया है। देखिए ट्यूबलेट को कैसे इन्होंने यूज़ किया है। अ टाइनी ट्यूबलेट कैरीज ब्लड थ्रू आउट डेलिकेट टिश्यूज़। जो टाइनी ट्यूबलेट है, जो ब्लड वेसल है, बहुत छोटी, टाइनी मानी छोटी, तो वो ब्लड कैरी करती है डेलिकेट टिश्यू, नाजुक टिश्यूज़ तक। द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड हाउ ईच वेसल हेल्प इन सर्कुलेशन। डॉक्टर क्या बता रहे हैं कि किस तरह से हर एक नस, वेसल होती है नस, सर्कुलेशन में हेल्प करती है। सर्कुलेशन किसकी बात हो रही है? ब्लड का घुमाव, उसकी बात हो रही है। अ ब्लू वेन वॉज विजिबल ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई पर एक ब्लू कलर की नस विजिबल थी, वेन। द हेयर लाइक चैनल ट्रांसपोर्ट वाटर इन द प्लांट्स, इसको आप छोड़ दीजिए। हेयर लाइक यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि कैपिलरी जो है ना, वो बाल से भी पतली होती है, इतनी पतली होती है जितना एक बाल होता है ना। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट है कैप्रीशियस। कैप्रीशियस होता है कोई अस्थिर, मनमौजी, जो अक्सर बदलता रहता है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल है। और इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव भी होता है जिसका आपको पता नहीं कि वो क्या चाहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। हाँ, तो इसके सिनोनिम देख लेते हैं। नंबर 1 है फिकल, फिर है विम्सिकल, विम्सिकल, और फिर अनप्रिडिक्टेबल और इरेटिक। सारे ही अच्छे शब्द हैं और हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में सभी वर्ड्स देख चुके हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ना, तो वो देख लो। 11 घंटे का, 11.5 घंटे का एक लेक्चर है चैनल पर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन A to Z सीरीज़, वो वाला देख लो। उसका पार्ट 2 जल्दी ही चैनल पर आएगा, पहले आप 1 देख लीजिए, उसमें बहुत बहुत सारे वर्ड्स कवर किए गए हैं। ठीक है, इस वाले लेक्चर में भी बहुत हेल्प मिलेगी आपको। चलिए फिकल की बात कर लेते हैं। फिकल भी अस्थिर होता है, जो जल्दी जल्दी बदल सकता है, बदल जाता है। ठीक है ना। हो सकता है कि वो लॉयल ना हो, हाँ, वो डिसलॉयल्टी कर दे आपके साथ में, यानी बेईमानी कर दे आपके साथ। विम्सिकल होता है कुछ मनमौजी, अनप्रिडिक्टेबल, कभी कुछ तो कभी कुछ, हाँ, ऐसे चरित्र वाला, ऐसे व्यवहार वाला। अनप्रिडिक्टेबल, जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते पहले से। प्रिडिक्ट होता है अनुमान लगाना, प्रिडिक्टेबल जिसका अनुमान लगाया जा सके, और अनप्रिडिक्टेबल जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इरेटिक हो गया इर्रेगुलर, इनकंसिस्टेंट। देखिए इरेटिक जो है ना, वो कुछ एरर से मिलता जुलता है ना, तो वहाँ से आप रिलेट करके याद कर लो। कोई चीज़ अगर नॉर्मली बिहेव नहीं करेगी तो वह एरर करेगी ना, तो इरेटिक हो गया इनकंसिस्टेंट। चलिए, वेदर इन द हिल्स इज़ वेरी कैप्रिशियस। पहाड़ों में जो मौसम होता है ना, वो अस्थिर रहता है ना, बदलता रहता है, कैप्रिशियस होता है। हिज फिकल नेचर मेक्स हिम डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट। उसका जो नेचर है ना, वो फिकल है, यानी स्थिर नहीं रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। वो कभी लॉयल होता है, कभी नहीं होता, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। शी इज़ नोन फॉर हर विम्सिकल आइडियाज़। वह अपने विम्सिकल आइडियाज़ के लिए जानी जाती है। अच्छा, विम्सिकल हमने देखा था जब हमने आर्बिट्रेरी की बात करी थी। आर्बिट्रेरी होता है मनमौजी, हाँ, रैंडम कुछ, मतलब जिसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं हो, वो हो गया आर्बिट्रेरी, और वो हो गया विम्सिकल। अच्छा, विम्सिकल थोड़ा सा ना पॉजिटिव है, जहाँ पे यहाँ पे ना हम अस्थिरता की जब बात कर रहे हैं तो ज़्यादा हम नेगेटिव बातें कर रहे हैं। यहाँ पे जो विम्सिकल है ना, ये थोड़ा पॉजिटिवली यूज़ होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में भी देखो, शी इज़ नोन फॉर हर विम्सिकल आइडियाज़। उनके ना आइडियाज़ बड़े अतरंगी होते हैं, तो वो उस चीज़ के लिए जानी जाती हैं। हमने वहाँ पे बात की थी डिज़ाइन की, कि विम्सिकल डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव लगता है ना, विम्सिकल। हालांकि वहाँ पे आर्बिट्ररी कोई चीज़ होती है ना, आर्बिट्ररी डिसीजन होता है, तो वो कोई ख़ास अच्छी बात नहीं होती। कोई अगर रूटीन किसी का आर्बिट्ररी है कि वो 11 बजे उठता है, किसी दिन 6 बजे उठ जाता है, किसी दिन 3 बजे उठ रहा है दोपहर में, तो वो जो आर्बिट्ररी लाइफस्टाइल होता है ना, वो कोई अच्छी बात तो हुई नहीं। लेकिन वहीं विम्सिकल, मनमौजी,
हाँ, वो कुछ अच्छा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो बुरा ही हो। तो ये कैप्रिशियस में भी आ गया, विम्सिकल और आर्बिट्ररी में भी था। तो आर्बिट्ररी वाली जो आपके नोट्स होंगे ना, उसको कैप्रिशियस से एक बार मिला के देख लेना, ठीक है। उसमें कई वर्ड्स हैं जो यहाँ भी आ सकते हैं। द मार्केट शोड अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर दिस वीक। मार्केट ने जो बिहेवियर दिखाया वो अनप्रिडिक्टेबल था। कौन सी मार्केट की बात हो रही है? शेयर मार्केट की, ठीक है। हिज इराटिक मूड स्विंग्स वरीड हिज फ्रेंड्स। अच्छा, ये पिक्चर इसके बारे में थी। तो उनका जो इराटिक मूड है ना, कभी कैसा होता है, कभी वो बहुत खुश हो जाते हैं, कभी वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो उसके दोस्त परेशान थे उसको लेकर के। चलो नेक्स्ट क्या है? कैप्शन। कैप्शन तो आप भली भांति जानते हैं सब लोग, है ना, क्योंकि सब इंस्टा चला रहे हैं, उसमें कैप्शन लिखते हैं ना, फैंसी फैंसी कैप्शंस लिखते हैं आजकल। देखो, उसको आप शीर्षक कह सकते हो। अ शॉर्ट पीस ऑफ टेक्स्ट दैट एक्सप्लेन्स अ पिक्चर, इलस्ट्रेशन और वीडियो। कोई आपने पिक्चर लगाई है या कोई इलस्ट्रेशन मतलब कोई चित्र है, वीडियो लगाई है, हाँ, कोई भी वीडियो लगाई, उसके नीचे कैप्शन लिख दिया ताकि आप उसके बारे में जानकारी दे पाएँ। देखिए, इसको आप टाइटल का नाम दे सकते हो बहुत प्यार से ना। कैप्शन को आप टाइटल बोल सकते हो, है ना, टाइटल। फिर आप हेडिंग बोल सकते हो, हाँ, सबटाइटल बोल सकते हो और टैग लाइन बोल सकते हो। इजी थे ये तो सारे, है ना। क्या बताने की ज़रूरत है इसको एग्जाम्पल से? देख लेते हैं फिर भी। देखो, न्यूज़पेपर प्रिंटेड फोटो विद अ फनी कैप्शन। फोटो लगाई है, नीचे फनी कैप्शन है। द टाइटल ऑफ द इमेज कॉट एवरीवन्स अटेंशन। इमेज का जो टाइटल था बड़ा अट्रैक्टिव था। ईच सेक्शन ऑफ द आर्टिकल हैड अ क्लियर हेडिंग। The movie's subtitle was easy to read. The tagline of the ad became very popular. चलो, सभी इजी हैं तो ज़्यादा कोई ख़ास इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कैप्टिवेट हम बहुत बार बात कर चुके हैं ना। कैप्टिवेट क्या होता है? मन मोह लेना। बहुत आकर्षक कुछ चीज़ लगती है तो आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं ना, तो वो होता है कैप्टिवेट होना। इसके लिए आप एन्चैंट यूज़ कर लो, फिर आप फैसिनेट यूज़ कर लो, चार्म और एंथ्रोल, ये सारे वर्ड्स हैं। एक एक करके देखते हैं। एन्चैंट क्या हो गया? मोहित करना, पूरी तरह आकर्षित करना। फैसिनेट क्या है? मंत्रमुग्ध करना। चार्म क्या है? मोहना, आकर्षण से अपनी ओर खींचना। एंथ्रोल क्या है? बंधक बना लेना। टू कैप्टिवेट और होल्ड समवन स्पेल बाउंड, पूरी तरह से सम्मोहित कर लेना इज एंथ्रोल। देखो, हर ब्यूटीफुल वॉइस कैन कैप्टिवेट एनी ऑडियंस। उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि वो सबको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। द मेजिशियंस ट्रिक्स एन्चैंटेड द चिल्ड्रन, पहले भी हमने बात करी है। एन्चैंटेड जो है ना, वो थोड़ा सा जादू टोना से मिला लो, है ना, वो ज़्यादा करता है, इफ़ेक्टिव होता है। पर हाँ, दीज आर ऑल सिनोनिम्स, सिनोनिमसली ये यूज़ हो सकते हैं। द पेंटिंग फैसिनेटेड आर्ट लवर्स अराउंड द वर्ल्ड। हिज काइंडनेस एंड ह्यूमर चार्म्ड एवरीवन ही मीट। द थ्रिलिंग स्टोरी एंथ्रोल्ड द रीडर्स। ठीक है जी, तो ये तो सारा सिंपल ही हो गया। और ये सभी वर्ड्स वोकैबशाला की बहुत सारी क्लासेस में बार बार बताए गए हैं। नथिंग इज़ न्यू हेयर। चलो, अभी कैप्टिवेट देखा, अभी कैप्टिविटी देखो। वो तो था आपके मन को मोह लिया है, कैदी बना लिया है, बंदी बना लिया है। लेकिन यहाँ आप ही को कैदी बना लिया गया है, ठीक है, बंदी बना दिया गया है। तो वो हो गया कैप्टिविटी, स्वतंत्रता से वंचित होना। द स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड और कन्फाइंड, आपको बांध करके रखा गया है। ठीक है जी, तो ये हो गया कैप्टिविटी। इसके लिए आप सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे चल नहीं रहा है पता नहीं क्यों ये ना, इम्प्रिजनमेंट हो गया, फिर कन्फाइनमेंट हो गया, फिर एंस्लेवमेंट हो गया और डिटेंशन हो गया। देखो, इम्प्रिजनमेंट तो प्रिजन में डाल दिया, कन्फाइनमेंट किसी जगह पर कन्फाइन कर लिया, यानी किसी सीमित स्थान पे आपको रखा गया है। एंस्लेवमेंट मतलब गुलाम बनाकर रख लिया है। फिर डिटेंशन क्या है? डिटेंशन हो गया कि आपको हिरासत में ले लिया गया है। ठीक है जी, हिरासत में ले लेना, आपको कस्टडी में ले लेना, वो हो गया डिटेंशन। चलो, अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स की। द लायन वॉज केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर मैनी ईयर्स। जानवरों को कैप्टिविटी में जू में रखा जाता है ना, तो उनको कैप्टिविटी में रखा गया है। द प्रिजनर फाइनली एस्केप फ्रॉम लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट। एक कैदी हैं, वो भाग गए हैं, बहुत लंबी वो कैद में थे। द सोल्जर्स वर फ्रीड आफ्टर मंथ्स ऑफ कन्फाइनमेंट। जो सैनिक थे उनको बहुत दिन तक कन्फाइन करके रखा था, एक जगह पर बंद करके रखा था और उन्हें छोड़ दिया गया। थाउजेंड्स सफर्ड एनस्लेवमेंट ड्यूरिंग द वॉर। हज़ारों ऐसे लोग थे जिनको गुलामी झेलनी पड़ी वॉर के दौरान। द एक्टिविस्ट वॉज रिलीज्ड आफ्टर डिटेंशन। एक्टिविस्ट को भी डिटेंशन में रखा गया था। देखिए, आपने सोनम वांगचुक का नाम तो सुना ही है ना। आज के टाइम पर सोनम वांगचुक का नाम सभी ने सुना है जी। उनको भी तो डिटेन किया गया है ना, डिटेंशन में रखा गया है। चलिए, अगला वर्ड है कैप्शियस। कैप्शियस
कैप्शियस होता है कुछ ऐसी बात जो कि आलोचनात्मक हो, यानी कि बार बार दोष निकाला जा रहा है उस बात में, तो वो जो क्वालिटी है वो कैप्शियस होगी। कैप्शियस, बार बार आप बोल रहे हैं ना ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, हमेशा आप ऑब्जेक्शन ही क्रिएट करते हैं, तो आप कैप्शियस बिहेवियर है आपका। ठीक है, तो इसके लिए आप क्रिटिकल यूज़ कीजिए, क्रिटिकल इस्तेमाल करेंगे। फिर आप फॉल्ट फाइंडिंग बोल सकते हैं। फिर आप क्विबलिंग, वेरी डिफरेंट वर्ड, क्विबलिंग। और आप कार्पिंग बोल सकते हैं। कार्पिंग हम देख चुके हैं ऑलरेडी, कार्पिंग। ठीक है, और क्विबलिंग, ये दोनों नए नए से शब्द हैं। चलो एक एक करके देखें। क्रिटिकल क्या है? क्रिटिकल हो गया जी सिंपल सिंपल, क्रिटिकल होना यानी आलोचनात्मक होना। इंक्लाइन टू फाइंड फॉल्ट्स, जज हार्शली। फॉल्ट फाइंडिंग तो नाम से ही पता चलता है कि फॉल्ट को फाइंड कर रहे हैं, मिस्टेक्स को ढूंढ रहे हैं। क्विगलिंग देख लो। क्विगलिंग क्या है? रेजिंग ट्रिवियल ऑब्जेक्शन और आर्ग्यूइंग ओवर स्मॉल डिटेल्स। छोटी छोटी बात निकाल करके उनको उजागर किया जा रहा है कि ये गलत है वो गलत है। बारीकियों पर तर्क करना, मामूली बातों पर विरोध करना। मतलब दो मतलब हो गए इसके। एक तो एक एक डिटेल को आप तर्क के साथ में सोच रहे हैं, और दूसरी बात हो गई कि आप छोटी मोटी बातों पर भी विरोध खड़ा कर देते हैं, वो भी क्विबलिंग होगी। कार्पिंग क्या है? कार्पिंग है परसिस्टेंट एंड पेटी क्रिटिसिज्म, मतलब बार बार चिड़ करना, वो है कार्पिंग। सिंपल। हाँ, चलिए अब एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज कैप्शियस रिमार्क ड्यूरिंग मीटिंग्स। मीटिंग में वो बार बार सवाल उठाते हैं। द टीचर वॉज टू क्रिटिकल अबाउट माइनर मिस्टेक्स। ठीक है जी, बहुत क्रिटिकल थी। हिज फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड इरिटेटेड हिज कोवर्कर्स। सिंपल है, फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड है उनका। स्टॉप क्विबलिंग ओवर सच स्मॉल डिटेल्स। छोटी छोटी बातों पर चिक चिक मत करो, क्विबलिंग मत करो। हर कार्पिंग नेचर मेड हर अनपॉपुलर अमंग फ्रेंड्स। ठीक है जी, ईजी है ये तो, सारे ही वर्ड अच्छे हैं, खास करके ये दो। और कैप्शियस अपने आप में अच्छा वर्ड है, कैप्शियस। चलो आज का आखिरी शब्द आ गया है कारकेस। कारकेस क्या है? कारकेस शव के लिए इस्तेमाल होता है, खास करके एनिमल की जो डेड बॉडी होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है कारकेस। तो आप इसको कॉर्पस कह सकते हैं। कॉर्पस, कॉर्पस जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए एक्चुअली इस्तेमाल होता है। ठीक है, मृतक। फिर रिमेन्स कह सकते हैं, रिमेन्स होते हैं अवशेष। ठीक है, फिर आप बोल सकते हैं इसको बॉडी डाल दिया गया है, इट शुडंट बी हियर। स्केलेटन, स्केलेटन तो आप जानते हैं कंकाल के लिए है। तो ठीक है, कारकेस, कॉर्प्स, ये दोनों ज़्यादा अच्छे शब्द हैं यहाँ पे। और रिमेन्स भी एक अच्छा खासा वर्ड है। तो देखिए किस तरह इस्तेमाल हुआ है। दो तीन ही मैं इसके एग्जाम्पल पढ़ूंगी। वल्चर्स वर फीडिंग ऑन कारकेस ऑफ काओ। वल्चर कौन होता है? गिद्ध। गिद्ध जो है वो गाय के कारकेस पर फीड कर रहे थे, मतलब उसको खा के गुजारा कर रहे थे। ठीक है, काओ का कारकेस इस तरह इस्तेमाल होता है। पुलिस फाउंड द कॉप्स नियर द रिवर बैंक। पुलिस को रिवर बैंक यानी नदी के किनारे पर एक कॉप्स मिली, लाश मिली। ठीक है जी। द रिमेन्स ऑफ द डियर वर डिस्कवर्ड इन द फॉरेस्ट। बिल्कुल एक्यूरेट एग्जाम्पल्स देखो डाला है यहाँ पे। पहले बोला कारकेस, फिर बोला रिमेन्स। आप कारकेस और रिमेन्स को चेंज कर दो एक दूसरे से, परफेक्ट चलेगा। ठीक है, बाकी तो दोनों ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। चलिए, ये आज का आखिरी वर्ड था। तो ये आज ना थोड़ा सा मैंने डिफरेंट करने की कोशिश करी है कि मैं सिनोनिम्स पे ज़्यादा जोर डाल रही हूँ, और साथ ही साथ क्योंकि मुझे लगता है एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जाम्पल भी मैंने फिर भी पढ़े हैं। पहले से थोड़ा कमज़ोर है फिर भी। आप मुझे ना ज़रूर बताइए कि ये वाला स्टाइल पढ़ाने का आपको कैसे लगा, और इसके अलावा भी कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। हाँ, उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है मुझ पे ना। मैं अब मोनोटोनसली पढ़ाते चले जाऊँ और आपको समझ में नहीं आ रहा, या आप वीडियोज़ को स्किप करके देख रहे हो, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। तो अच्छा होगा कि मैं अपने टीचिंग स्टाइल को इफेक्टिव कर लूँ अकॉर्डिंग टू माई ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू माई स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आपके सजेशन बहुत मैटर करते हैं। ज़रूर लिखिए कि आपको ये तरीका कैसा लगा पढ़ाने का। चलिए, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मैं वर्षा खारी आप लोगों से अलविदा लेती हूँ, और कल शाम 6 बजे यहीं मिलेंगे वो कैबशाला पर। तब तक के लिए बाय बाय।